वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा है ना, जो मैम दिया जाता है ना, बेचा नहीं जाता। दिया जाने का मतलब जानते हो, जैसे संगीत में होता है, ये हम कई सारे हमारे दिग्गजों से, दिग्गजों की जो अम, आजकल पॉडकास्ट बोलते हैं, उस समय इंटरव्यू बोला जाता था। तो बहुत सारे दिग्गजों से मैं बिस्मिल्लाह सर जी का एक इंटरव्यू देखा था। उन उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, दिया जाता है। उनके जैसे लाखों ऐसी, माने जो दिग्गज हैं, जो ओरिजिनल जानकार हैं, वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि दिया जाता है। हम इसको बेच नहीं सकते, इसलिए नहीं बेच सकते ना, एक्चुअली मैम इसका मूल्य हमें पता ही नहीं। बुरा मत मान, मैं सच बोल रहा हूँ, वैदिक का मूल्य हमें पता नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है जिसका वैल्यू हम निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए निर्धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये परंपरा है हमारी। पिछले 8-9 हजार साल से ये परंपरा चली आ रही है। अब मैं मान लो, अगर 9 हजार साल से कोई चीज चली आ रही है, तो उसमें तो पहला पॉइंट होता है ऑथेंटिसिटी। मतलब उसमें कुछ तो हकीकत है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिंदा है। बहुत ध्यान से समझना। मैं इस चीज को इसलिए समझ पाता हूं क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूं, उस फील्ड में कभी ऐसा होता है ना। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल फील्ड एग्जांपल ले लेते हैं। एक समय आया, निमिशिलाइड बहुत अच्छा मेडिसिन है। बाद में पता चला ये बैन हो गया, है ना। रोफेकॉक्सिब एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है पेन किलर के तौर पे, जो 24 आवर्स आपको पेन से मुक्ति रखता है। बाद में पता चला कि ये बहुत हानिकारक। तो इस तरह का, देखिए, चीजें जो है ना बदलती रहती है, लेकिन टिकता कौन है। आज भी हम सूर्य को पूरब की ओर से उगता हुआ देखते हैं, और पश्चिम में वो अस्त जाता है या डूब जाता है। यानी ये शाश्वत है। आज भी आप देखिए, आपका खान पान डेली का देखिए, खान पान आपका हर साल का खान पान बदल जाता है। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, मनीषा जी? जी सर, सब चेंज हो जाता है। लक्ष्मी मैम, सही बोल रहा हूं ना मैं? जी सर जी। लेकिन देखिए, कुछ शाश्वत ऐसा है जो आपका बदलता नहीं। आपके खान पान में पिज्जा वगैरह जो भी आ गया हो, आ गया हो, लेकिन रोटी नहीं बदला मैम। जी। रोटी आज भी हम खान पान में आधा चावल आधा रोटी खाते ही है ना। हाँ। ये मनीषा जी, आपसे ज्यादा लक्ष्मी मैम मेरे बात को समझ पाएंगी। हम खाने में थोड़ा जी चावल सर। और थोड़ा रोटी देते हैं ना मैम। जी सर जी, बिल्कुल सही बात। और खास करके हमारे यहाँ कोई अगर अतिथि आते हैं, कोई आत्मीय आते हैं, कोई कुटुंब आते हैं,
हम खान पान में कितनों कुछ कर ले, लेकिन हमारी परंपरा ये बनी रहती है, क्या ना कि उनको खास करके उत्तर भारत की मैं बात बता रहा हूँ, पूर्व भारत की बात नहीं बता रहा हूँ, उत्तर भारत की। वहां आधा चावल माने खाने में अगर वो इतना चावल देंगे और 4 रोटी हम साथ में देंगे। मैम ये नहीं जी बदला, ये सदियों से आ रहा है। पूर्व भारत में मछली के साथ चावल परोसना, मनीषा जी ये आपने जरूर इसको एहसास किया होगा, क्योंकि आप पूर्व भारत में रहती हैं, है ना? सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्योर। नहीं नहीं, आप वेजिटेरियन हो, लेकिन आपने गौर किया होगा, आप आपके हाँ कोई सर। ना कोई बंगाली दोस्त तो होंगे ही ना। हाँ बंगाली खाते हैं। वो क्या पूर्व भारतीय, मैं पूर्व भारतीय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो बेसिकली पश्चिम भारतीय हैं, हम्म, है ना? हाँ। लेकिन पूर्व भारतीय आपके दोस्त, आपके यार बंधु कुछ तो होंगे, हम्म। उनकी फैमिली में आप देखते हो ना, चावल के साथ जी मछली जरूर परोसा जाएगा। हाँ सर। आपके पश्चिम भारतीय के अगर हिसाब देखो, तो आप स्पेशल ऑकेशन में खागड़ा जरूर खिलाओगे, जी सर। है ना मैम? हाँ सर। यानी हमारी परंपरा नहीं बदलती है मैम, एस्ट्रोलॉजी वही है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? रिसर्च ऑफ परंपरा। हम परंपराओं को रिसर्च करते हैं और उसी के अनुसार हम ग्रहों के साथ उसका तालमेल बिठाते हैं, है ना? हम्म। तो अब आप चीजों को समझो, जो ऑथेंटिक है वो बदलता नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक नहीं है वो बदलते रहते हैं। आज भी जन्म और मृत्यु ये नहीं बदला। हम जब पैदा होते हैं तो हम मरते हैं, ये ऑथेंटिक है ना मैम? भले हमारी सामाजिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारे खान पान अलग होते हैं। किसी के लिए नॉनवेज बहुत फेवरेबल होता है, किसी के लिए नॉनवेज एकदम छूना नहीं चाहिए। अब वो कहाँ से हुआ? क्योंकि वो सामाजिक परिस्थितियां बनी है ऐसी। आज अगर कुछ 3000 साल पहले की बात ले ले भारत की, वहां वेज और नॉन वेज में कोई फर्क नहीं होता था। फर्क कहाँ हुआ? सबसे पहले बुद्ध धर्म आया। मैं आज आप लोगों को कुछ और मजेदार बात बताऊं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी सेहत की रक्षा करने वाले 3 प्रक्रिया होते हैं। एक, जो हेल्दी यौन क्रिया है, वो एक होता है। दूसरा, तैरने की सिस्टम, तैरना, पानी में जैसे गोता नहीं लगाते हैं, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज। और तीसरा, सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम में 16-16 जो 32 एक्सरसाइज होती, ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला। बादशाह ने यौन क्रिया के ऊपर बहुत सारा जो है रिसर्च किया। उनको माल माने उनके दिमाग में ये क्वेश्चन शायद चलता था, शायद, आई डोंट नो। मैं अपनी रिसर्च के अनुसार बता सकता हूं कि उनके दिमाग में शायद ये माने ये प्रश्न आया होगा, ये प्रश्न कौंधा होगा कि हर घर में परेशानियां क्यों होती है। क्योंकि मनस्तात्विक रिसर्च वहीं से आता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च वहीं से आता है कि हम
डिस्टर्ब क्यों होते हैं? मैम, आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की सच्चाई बताऊं। एस्ट्रोलॉजी वो सारे विद्याओं का मूल निचोड़ है। एस्ट्रोलॉजी में त्रिस्कंद या बाद में पंचस्कंद कहे गए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आप जो भी पढ़ते हो ना, वो सारे एस्ट्रोलॉजी के अधीन है। वो सारे एस्ट्रोलॉजी में सन्निवेशित है, समावेशित है। परंतु क्या हुआ, अ, दूसरे की अधीन रहते रहते, खास करके ये अंग्रेज का समय का, हमारी मूलभूत सिद्धांत बदल गए। आज भी देखिएगा, ये मूलभूत सिद्धांत बदलने की वजह से जो पीढ़ियां चली आई है, उन पीढ़ियों के बीच में एस्ट्रोलॉजी इज ए फेक सब्जेक्ट। वो ये नहीं जानते हैं कि ये भी एक साइंस है। उनको ये लगता है कि ये बेकार है, ये फिलोसॉफी है। बट फिलोसॉफी इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट। क्यों हुआ? मैंने यही चीज बोला, जो शाश्वत है वो बदलता नहीं है। आज भी एस्ट्रोलॉजी उतना ही महत्वपूर्ण है जो आज से 3,000, 4,000 साल, 5,000 साल पहले था। यानी एस्ट्रोलॉजी भी आज भी उतना ही सर्वांगीण जरूरत का सब्जेक्ट है। आज भी अपना भविष्य या अपने कर्म पथ को जानना हम कहां से जान सकते हैं? थोड़ा सा जान सकते हैं तो एग्जाम्पल माने एस्ट्रोलॉजी से ही। बट मैं ये कर्मपथ की मतलब ये जो हमारी गुलामी की समय में जो लोगों ने हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश, जिसको कहा जाता है ना, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश करके किसी को आप टेररिस्ट भी बना सकते हैं, और ब्रेन वॉश करके आप किसी को साधु भी बना सकते हैं। और वो कहां से होता है? आपके परिप्रेक्ष्य, आपके वातावरण के अनुसार। एस्ट्रोलॉजी वो है जो आपके वातावरण का भी आपको बता सकता है कि आप कौन से वातावरण में अपने आप को पालेंगे। हरगोविंद खुराना जब जीन आविष्कार किया, क्या उससे पहले जीन नहीं था? जीन, आप जीन समझ रहे हैं कोई? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। जीन मतलब हमारी वो मौलिक अवधारणाएं जो एक वंश से दूसरे वंश में लेके जाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लासेस में शायद इसके बारे में बताया था। गोत्र, हमारे भारत में गोत्र का प्रावधान है। गोत्र मतलब वो जीन, वो डीएनए। ठीक है। हरगोविंद खुराना जीन आविष्कार। जी बोलिए मनीषा जी, कुछ बोले आप? नहीं सर। ओके, अब आप समझो, चीजों को समझो। मैं, हरगोविंद खुराना जीन आविष्कार किए, क्या उससे पहले जीन नहीं था? उससे पहले भी जीन था, उसके बाद में भी जीन है। तो इंसान को जब उसकी समझ आती है ना, उसको कहते हैं कि फलाना ने उसके बारे में व्याख्यान किया। इसी को कहते हैं आविष्कार। मतलब जो था आपने खोजा और लोगों को बताया उसके बारे में, उसके प्रतिरूप के बारे में। इन्वेंशन वो होता है जो इससे पहले था नहीं और आपने एक नया चीज बना के लोगों को दिया है। बट मैं कहता हूं, इन्वेंशन भी कोई कसौटी नहीं है कि आपने नया बनाया। हो सकता है आप शस्त्र को उठा के देख लीजिए, हो सकता है आप इससे पहले बना चुका है कोई। एग्जाम्पल ले लेते हैं मैम। आज दिल खोल के मैं, मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने का मन कर रहा है।
एग्जाम्पल, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया, हम जानते हैं। लेकिन क्या सच है ये? नहीं। उससे पहले महामुनि अगस्त्य ने ये इस चीज को जो है आविष्कार किया था। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में। आपको जरूर कहीं ना कहीं ये मेरे बात की पुष्टि मिल जाएगी। कोई ना कोई, किसी ना किसी ने जरूर बता के रखा होगा वहां पे, भले मैं देख नहीं पाया। बट महामुनि अगस्त सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने इस बिजली का आविष्कार किया था। छोड़िए, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, और भारत में ही व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कब से आया, क्यों आया, और एस्ट्रोलॉजी का आज ये सर्वनाश क्यों हुआ। मैम, हमको ये जानना पड़ेगा, ताकि हम फिर दोबारा जो है ना, इस इरा से उठ के अपना ओरिजिनल नॉलेज शेयर के माध्यम से हम दूसरे इरा का पैदा कर पाए, दूसरे इरा, दूसरा युग हम तैयार कर पाए। एग्जाम्पल लेते, मैम आर्यभट्ट, लोग कहते हैं ना कि आर्यभट्ट ने पहला सूर्य दिया था, शून्य। आर्यभट्ट ने पहला शून्य के अवधारणा किया था। पर ऋग्वेद में तो उससे बहुत पहले से ही, आर्यभट्ट से बहुत पहले वराहमिहिर आए थे, उससे कहीं पहले जो है पराशर आए थे, उससे कहीं पहले एकदम शुरू का एस्ट्रोलॉजी का, एकदम शुरू का अगर मैं कोई व्यक्ति के नाम करूं, वो है अत्रि जी। अत्रेय संहिता, अत्रेय संहिता में तो महाशून्य की बात मिलती है, वहां पे भी ये बात लिखी हुई है, भले किताब नहीं है। हमारी ये दुर्भाग्य है कि हमारे नॉलेज है ना, जो शेयर होने से पहले बहुत सारे नॉलेज जल चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय एक था जहां पे हर जगह पे संजो के रखा गया था वो किताबें। पहले क्या है ना, ताड़पत्र में लिखा जाता था। ताड़पत्र की पुस्तकें आज भी कुछ लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और खास करके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। इसलिए दक्षिण भारत एस्ट्रोलॉजी के मामले में हमसे आगे हैं। जो आप देखिएगा, जितने नई रिसर्च की बात होगी एस्ट्रोलॉजी पे, वो कहीं से आपको कहां से मिलता है? दक्षिण भारत से। वो चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें आप, चाहे भृगुनंदी नाड़ी की बात कर लें आप, प्रश्न मार्ग की बात कर लें आप। ये हमारी दुर्भाग्य है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया बार बार जो दूसरा जो व्यक्ति है ना, जो बाहरी ताकत है, उस बाहरी ताकत की गुलामी किया है। अलाउद्दीन खिलजी के जो ये था, क्या बोलते हैं, सेनापति था, वो नालंदा खत्म किया, वो मैक्सिमम नॉलेज खत्म किया। उन लोगों के दिमाग में ये एक बात थी। उतना छोड़िए मैम, उतना दूर की बात मत देखिए, पिछले 200 साल की बात देख लीजिए आप। मैकले हमारी इंडियन सोसाइटी को खत्म कर दिया, हमारे गुरुकुल को खत्म कर दिया, मैकले। क्योंकि उसको पता था कि हमारी भारतीय संस्कृति इतना प्रबल है, इतना तगड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि एक
यहाँ पे माने दूसरा, जो आप बाहर से कोई अगर सोच लाद के यहाँ देंगे तो वो लादेगा नहीं। बट लोगों के प्रयास जो है ना, लोभ, भारतीय लोभी भी हैं कुछ भारतीय, आज भी। उतना छोड़िए, जिसके वजह से हमारी ये संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई। आज भी लोग ना लोभी हैं, लालची हैं। आज के सरकार में जो है, वो भी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने नहीं देते, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। आज भी ज्योतिष को कहा एक तच्छिल सब्जेक्ट के तौर पे रख दिया, तुच्छ सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई नहीं किया। आज भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को नई रिसर्च के तौर पे फिर अपना इंट्रोडक्शन किया है, और उन्होंने पीएचडी भी करवा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी ऐसी है, बहुत सारी ऐसे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, हमारा नॉलेज क्या हो गया जानते हैं? आधा हो गया। हम नया रिसर्च कहां पे पैदा करेंगे? ओके, चलो, मैं मानता हूं और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटीज पैदा हो गया जो रिसर्च पे इसको मदद करने की कोशिश कर रहा है, और आगे चल के बट लोगों की धारणा को कैसे बदलेंगे? बहुत से इन्फ्लुएंसर ऐसा है, यूट्यूबर, माने यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, जो कि हजार बार, लाख बार, कई खरब बार ये बोल गए हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए फिक्स सब्जेक्ट, जिनका 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन फॉलोअर्स है। पता नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, अंदाज से बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ एक लोगों का नाम मेरे दिमाग में है, मैं उनके नाम नहीं बोल सकता हूं आप लोग, बट ऐसा है। क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है, जिसके वजह से ना, वो ये बार बार लगातार बोलते जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए फिक्स सब्जेक्ट। काश, उनसे निवेदन है कि काश आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। पढ़िए ना प्लीज। मैं सारे आचार्यों से यही निवेदन करता हूं कि आप पढ़िए और अपने रिसर्च करिए, और आपकी रिसर्च के माध्यम से अगर एक सच्चाई आपको एस्ट्रोलॉजी में दिखता है, प्लीज आप इसको प्रमोट करिए। ये मत बोलिए कि एस्ट्रोलॉजी इज ए फिक्स सब्जेक्ट। बट दिक्कत क्या है, जैसे उस दिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको, आप लोगों को एक लगन का उदाहरण दिया था। लक्ष्मी मैम, याद होगा, तुला लगन के बारे में मैं बात कर रहा था। अनुज बहुत अच्छा से जानता होगा उस चीज को। अनुज, जी सर, आज मैं वीडियो सुन रही थी सर। आज का वो वीडियो आज पब्लिश हुआ था ना? हाँ जी सर, आज मैं सुन रही थी उसको। मैम आप सर अनुज देखो, का। आप देखो, अनुज अनुज भी तो शायद अनुज तुला लगन का था। जी सर, मैं सुन तुला रही लगन थी। का है। अनुज, आप तुला लगन के हो ना? पता नहीं कहाँ चला गया वो। जी सर, वो तुला लगन के वहां से चीजें पता चल रही थी, तुला लगन के वो एडमायर कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही होता है और सही है। वो आप तुला लगन का प्रोजेक्ट है ना? कर रहे थे। वो तुला जी सर। लगन का है। आज आपने एक देखा वो होगा। और एक सर सुमित सर के सुपुत्र जी, हाँ हाँ, कोई वो भी उनके बता रहे उनके उनके कोई बच्चे हैं जो तुला लगन के, जो सुमित जी भी बोल रहे थे कि हाँ सर, आप जो भी बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। थे। जी सर। मैम मैम देखिए, मैं तो कोई भगवान तो हूं नहीं ना, मैं किताबी भाषा बदल रहा था।
और उसमें कुछ मेरी प्रैक्टिकल एहसास है। ठीक है। आज आज आपने अगर आज लक्ष्मी जी, आज आपने वो वीडियो देखा होगा, तो एक वायरल जी टू सर। फोर नाइन बोल के कोई एक है, जी जो जी 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 सर। जो जी है। जिसने बोला क्या कि सर ऐसा लग रहा था कि जो आप मेरे बारे में वो बोल रहे मेरे थे। लिए, हाँ, मेरे बारे में बोल रहे हैं। जी सर। काफी टाइम से मैं देख रही हूँ उनको वहां पे है ना? कमेंट में। तो जी सर। मैम आप इस चीज को समझ सकते हैं ना, कि मतलब जी सर। एस्ट्रोलॉजी में जो कहा कही हुई बातें हैं वो गलत नहीं है मैम। सर एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ना बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, और ये बहुत पेशेंस मांगता है, और उतना ना आजकल किसी के पास है नहीं, तो इसलिए वो तिलमिला उठते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूँ मैम, बिल्कुल एग्री हूँ। इसलिए ना जो पावर को कैरी नहीं कर पाते, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलते, वो बोलते हैं फेक है। लेकिन जो डूब गया ना, उसके लिए सर इससे ज्यादा सुखद तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये मानसिक सुकून की बातें हैं। चलिए, जी सर। क्लास स्टार्ट करते हैं हम, आगे 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 फिर कंटिन्यू करते हैं। आयु का निर्धारण, मृत्यु, मृत्यु हम मृत्यु की क्या है ना, एक आयु की एक स्पेसिफिक एक अवधि होगी, होगी ना। कोई 30 साल में जाएगा, कोई 33 साल में जाएगा, कोई 66 साल में जाएगा, कोई 60 साल में जाएगा, कोई 60 से ऊपर का जाएगा। मैम ये तो आपको पता है ना। तो आयु काल लगभग, जैसे आपने कभी सुना होगा कि मतलब बहुत बचपन में कोई मर गया है ना। जी सर। कोई जी सर। उसके ऊपर से कोई मतलब चलता है। एक्चुअली आयु का एज पर द सिस्टम तीन आयु होते हैं। एक तो अल्पायु, जो 33 या 34 ईयर्स के नीचे का होता है। एक होता है मध्यायु, जो 66 से 67 +- 5, +- 5 ईयर्स, ठीक है, उसके होते हैं। और एक होता है दीर्घायु, जो 60 ईयर्स के ऊपर होते हैं। कि कृष्णमूर्ति जी इसको और ज्यादा मॉडिफाई किए हैं। उन्होंने क्या बोला है, 32.5, 33.5 अल्पायु, उसके नीचे प्लस माइनस उन्होंने भी बोला है, उन्होंने +- 3 ईयर्स बोला है। और मध्यायु 66.5, मतलब 66 साल 6 महीना, उन्होंने भी +- 3 लिया है। ठीक है। अ, और एक 66.5 के ऊपर का दीर्घायु, वो 90, 120, 100, कहीं कहीं तक जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे आयु की एक्चुअल जो एवरेज टाइमिंग होता है, वो तीन तरह का होता है: अल्पायु, मध्यायु, और क्या बोलते हैं आपका, दीर्घायु। दीर्घायु। ठीक है। तो हमको अब ये समझना है, हम कैसे समझेंगे कि कोई अल्पायु का है, कोई दीर्घायु का है, या कोई मध्यायु का है। अब हमको ये समझना है, उसके लिए वो कुछ कुछ रूल्स है, कुछ तरीका है, वो अपने को समझना है। पहला, अकॉर्डिंग टू वैदिक, अगर किसी के कुंडली में बालारिष्ट है, तो वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है, या होती है। जातक के लिए होता है, जातिका के लिए होती है। बालारिष्ट अगर नहीं है, तो फिर आपके इसके फिर बाकी चीजों को देखना पड़ेगा। मारक, बाधक, इत्यादि 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 चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो हम समझते हैं, और ये चीजों को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो नहीं हो पाएगा, मैं कल के क्लासेस में इसको इन डिटेल एक एक करके चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा।
आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले आप ये चीज को समझो, आयु काल दीर्घ होगा, अल्प होगा या मध्यम हो, वो आपको सबसे पहले वो समझना है कि एक गंडारिष्ट है, बालारिष्ट है, यानी जितने अरिष्ट योग है। मैंने शायद ये नहीं पढ़ाया आप लोगों को, जी सर, नहीं पढ़ा। शायद नहीं पढ़ाया। मुझे लग रहा है कि मैं इसको अब आपको सबसे पहले तो ये अरिष्ट योग यानी गंडारिष्ट बालारिष्ट ये जो चीजें हैं, सबसे पहले तो उसको समझाना होगा। उसके बाद ही फिर मृत्यु निर्धारक जो पंक्तियां होती हैं वो मुझे बताना होगा। कोशिश करेंगे मैम, कल सबसे पहले मैं ये गंडारिस्ट बालारिस्ट इत्यादि चीजों को समझाऊंगा। बट ठीक है सर। ओवरऑल आप चीजों को समझ लीजिए। जो हमारी जो कल्पित युक्तियां होती हैं, जो हम काल्पनिक वर्ल्ड में जो युक्तियां तैयार करते हैं, जो मृत्यु के कारण है, मृत्यु के कारण को मारक बोला जाता है। ठीक है। मृत्यु के कारण अगर हम वर्गीकरण करें ना उसका, तो कुछ इस तरह से वर्ग होगा। जैसे मृत्यु के मूल निर्धारक कौन होगा, ये प्राइमरी है। मृत्यु के सेकेंडरी निर्धारक कौन होगा, ये सेकेंडरी पोर्शन है। और थर्ड पोर्शन होगा कि हम मृत्यु मतलब किसके सहायता में, कौन सी प्लैनेट की सहायता में जो है वो मृत्यु का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी मतलब मारक और बाधक की प्राइमरी चैप्टर्स। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा इसके सेकेंडरी, और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके साथ एड ऑन होने से ही वो मर जाएगा, वो मृत्यु का। आप साइंस के अनुसार सर वो मैं जिस सर की किताब मैंने एक बार पढ़ा था, जातक निर्णय, उन्होंने शायद एक लैंग्वेज लिखा था कि मृत्यु का तृतीय निर्धारक। मैं तृतीय निर्धारक बोल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनकी डायरेक्ट जो है उस बात को मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं वो नहीं बोलूंगा। बट ये बोलूंगा कि ऐसा प्लैनेट, जो प्लैनेट की जैसी मदद मिल जाएगा, स्टार में हो या गोचर में, तो फिर वो तुरंत ही वो व्यक्ति जो है मरता है। उसको हम कह सकते हैं थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस।